मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए मनी 9 पर हर रोज शाम को 4 से 5 म्यूचुअल फंड से जुड़ा ये शो लेकर आती हूं, जिसमें हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। आपके वो क्वेश्चन जो पूछते हैं कि आपने जो निवेश किया है, जो स्कीम्स चुनी है, क्या वो सही है? क्या आप 1 करोड़ के टारगेट तक पहुंच सकते हैं? बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको किस तरह की म्यूचुअल फंड में निवेश करना है? तो जितने भी पोर्टफोलियो से जुड़े क्वेश्चंस हैं उनका हम जवाब देते हैं, और आपको जवाब देने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को और बेटर बनाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं हर्षवर्धन रुंगटा जी, जो हैं सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज के। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और हर्ष जी से हम शुरुआत में ये बात करने वाले हैं कि भाई, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना है तो क्या वो वक्त आ गया है कि आप चेंज कीजिए? रिव्यू कर रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं? आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या बातें देखनी है? तो ये जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। और आप अपने क्वेश्चन कैसे भेज सकते हैं वो भी बता देते हैं। 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप हमें अपने क्वेश्चंस भेजिए। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर कीजिए, और लाइव भी आप हमसे जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूट्यूब पर। हर्ष, थैंक यू सो मच, वेलकम टू मनी 9 वंस अगेन। और आपने वक्त निकाला, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है शो में। बट टेल मी समथिंग, अभी मार्केट जितने वॉलेटाइल रहे, लोग बहुत परेशान हो गए और सब लोग अपने पोर्टफोलियो को देख रहे हैं। कई लोग नेगेटिव रिटर्न को देख करके भी परेशान हो रहे हैं। अभी पोर्टफोलियो को जब आप देखें, रिव्यू करें, तो क्या चेक करना है आपको? आप क्या सलाह दे रहे हैं? तो वेल देखिए प्रियंका, ये जो मुद्दा है पोर्टफोलियो रिव्यू करने का, ये एक कंटिन्यूस एक्सरसाइज है। इसको मार्केट की वॉलेटिलिटी से लिंक करना एक्चुअली गलत है। तरीका क्या होगा, पहले जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाती हैं, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि मुझे क्या टाइम होराइजन के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे कितना एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना है, विच इज की इक्विटी डेट में कितना होना है। अगर आपने ये बेसिक फंडामेंटल्स ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, तो एक पोर्शन आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, और दोनों के प्रोडक्ट्स जो है वो अलग हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी होगा, शॉर्ट टर्म में डेट होगा। अगर आपने इस तरीके से शुरुआत की है तो इंटरिम में मार्केट की जो वोलेटिलिटी है उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि जब हम देखते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो रिटर्न्स देखते हुए इन्वेस्ट करते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है तो चलिए इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर अचानक जब मार्केट गिर जाता है तब वो चिंता होने लग जाती है। तो वो पहली फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि आपने या तो अपनी एसेट एलोकेशन पे ध्यान नहीं दिया है या अपने गोल्स पे ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ पैसे रिटर्न देखते हुए जमा कर दिए। अब हालांकि मान लीजिए वो चीज हो चुकी है, अगर आपके साथ वो हो चुका है और आपने अभी अपना पोर्टफोलियो पास्ट के रिटर्न्स देखते हुए में इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट अभी वोलेटाइल हो गया जिसकी वजह से आपको अगर लॉस हो रहा है कोई कारण से, तो यस, आपको रिव्यू जरूर करना होगा। रिव्यू आपको दो चीजों का करना है। एक, कि क्या मुझे इक्विटी में बने रहना है। पहले तो वो सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि मैं इक्विटी की वोलेटिलिटी को समझता हूं कि नहीं समझता हूं। अगर आप इक्विटी की वोलेटिलिटी समझते हैं और लॉन्ग टर्म का होराइजन है, तो आप इक्विटी एसेट क्लास में बने रहेंगे। अगर आपको ये ऐसे लगता है कि नहीं, इक्विटी में मुझे इतनी वोलेटिलिटी नहीं समझ में आ रही है, मुझे पैसे जो है वो मेरे शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट्स है, तो आप इक्विटी से पहले निकल जाइए, आप दूसरे प्रोडक्ट में आइए। तो पहले तो आपको रिव्यू इस बात का करना है कि आपको किस एसेट में रहना है। अगर अब मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया है कि नहीं, मेरे पास लॉन्ग टर्म का होराइजन है, लेकिन क्या मैंने सही तरीके से इन्वेस्ट किया है कि नहीं, मुझे उस चीज पे ध्यान देना है। तो अगर वो आपको करना है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? पहली चीज, प्लीज फॉर गॉड सेक आप अपना इक्विटी और एफडी को कंपेयर करना बंद करें। कई इन्वेस्टर्स ऐसे, अगर इस वोलेटाइल मार्केट में आप देखेंगे कि जब नेगेटिव रिटर्न दिखता है और मान लीजिए 6 महीना 1 साल निकल गया, तो वो ऐसा कहेंगे कि इससे अच्छा तो मैं फिक्स डिपॉजिट में लगा देता, यहाँ माइनस रिटर्न मिल रहा है, वहां 6-7% तो मिलता कम से कम। ऐसा उल्टा भी होता है, जब आप एफडी में लगा के रखें और मार्केट बढ़ गया, तो और मार्केट आप देखेंगे 15-20% रिटर्न दे रहा है, तो आप बोलेंगे एफडी बेकार है, क्यों ना मैं पैसे यहाँ से निकाल के इक्विटी में डाल दूं। तो पहली चीज आपको अपने आप को ये पूछनी है कि क्या एफडी और इक्विटी कंपेरेबल है? जवाब है नहीं। दोनों का फंक्शन टोटली अलग है, दोनों टोटली अलग तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप इस फेज में हैं जहां पे आपको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं एफडी कर देता, तो एक संकेत है आपके लिए कि आप इक्विटी के इन्वेस्टर हैं ही नहीं। तो या तो अपने आप को उसके काबिल बनाइए, उसकी समझ लीजिए कि इक्विटी फंक्शन कैसे करता है, या तो आप इक्विटी से निकल जाइए। अब जब आप इक्विटी में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें एक गलती और जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है
कि उन्होंने मान लीजिए एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, एक मिड कैप में किया और एक स्मॉल कैप में किया है। ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो रिटर्न्स हैं तीनों स्कीम्स के अलग होंगे। मार्केट बढ़ रहा है लेकिन ये नहीं कि तीनों स्कीम एक बराबर रिटर्न देगी। हो सकता है लार्ज कैप आपको 10% दे रहा है, मिड कैप 15 दे रहा है और स्मॉल कैप 18 दे रहा है। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये रिटर्न्स हैं। अगर ऐसा आपको रिटर्न्स मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो कहते हैं कि पहली दो जो स्कीम है वो तो अच्छी नहीं है, तीसरी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो ये नहीं देखते कि वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, ये नहीं देखते कि दूसरा मिड कैप और लार्ज कैप है, वो ये देखते हैं कि ये 18% रिटर्न दे रहा है, ये अच्छी है, जो 10 और 15 दे रहा है वो अच्छी नहीं है। तो आपको कैटेगरी वाइज अपने पोर्टफोलियो में जाइए और देखिए कि लार्ज कैप फंड जो है, मिड कैप जो है और स्मॉल कैप जो है वो अपने बेंचमार्क के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर लार्ज कैप इंडेक्स ने आपको अगर 8% दिया है और आपके फंड ने 10% दिया लार्ज कैप फंड ने, तो आपका फंड बहुत अच्छा कर रहा है। उसी तरह आप मिड कैप और स्मॉल कैप को कंपेयर करें, आपस में कंपेयर ना करें क्योंकि वो कंपेरेबल है ही नहीं। तो ये गलती है जो इन्वेस्टर्स बहुत अक्सर किया करते हैं। ओके, सो तीसरी चीज बेंचमार्क आपको से कंपैरिजन करना है और ना कि आप अपने पोर्टफोलियो के अलग अलग स्कीम को कंपेयर करके इस डिसीजन पर पहुंचे कि ये अच्छा है और ये बुरा है। यस, थर्ड पॉइंट आप कह रहे थे, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, मुझे लगा आपकी बात खत्म हो गई है। नहीं, तीसरी चीज आपको ये देखनी कि एलोकेशन आप कैसे कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज स्मॉल कैप ने 18% दिया इसका मतलब कि क्या आपको ज्यादा पैसे लॉन्ग का स्मॉल कैप में लगाने हैं? जी नहीं। तो आपको करना क्या है उसके बाद, आपको ये डिसाइड करना है कि लार्ज कैप के फंड्स में एक्चुअली कंपनीज कौन सी आती हैं। तो आप जाइए उसमें देखिए कि लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है, मिड कैप क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होती है। फिर आप तय करें कि आपको किस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लार्ज कैप मिड कैप से कम वॉलेटाइल होगा, मिड कैप स्मॉल कैप से कम वॉलेटाइल होगा, और उसी तरह अगर बढ़ता ज्यादा है तो घटेगा भी उतनी जल्दी ही। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंड लास्ट ऑफ कोर्स रीबैलेंस करिए। अगर आपने मान लीजिए एसेट एलोकेशन करके शुरू किया था जहां 60% इक्विटी था, 40% डेट था, अगर मार्केट बढ़ गया, इक्विटी की वैल्यूएशन 70% हो गई है, तो उसको रीबैलेंस करिए, थोड़ा इक्विटी बेचिए और थोड़ा डेट करिए। और ये कितने गैप में करना चाहिए? आपने शुरुआत में ही कह दिया कि भाई जब मार्केट वॉलेटाइल हो तब जाकर पोर्टफोलियो चेक करने का जो है ये आदत तो नहीं होनी चाहिए आपको। फिर क्या ड्यूरेशन होना चाहिए? मैं साल में एक बार करूं, 6 महीने में एक बार करूं, 3 महीने में एक बार करूं? तो देखिए, अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग करके एक रोड मैप बना के आपने अगर शुरुआत की है तो हर साल भी आप करेंगे तो काफी है। आपको 6-6 महीने में, 3-3 महीने में कुछ भी रीबैलेंसिंग या रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग की है तो एक साल में एक बार करेंगे। अगर आपने सिर्फ मार्केट को देखते हुए किया है तो आप हर टाइम ही उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और आपको हर टाइम अपना पोर्टफोलियो देखते रहना पड़ेगा। तो सही प्लानिंग की तरह करेंगे तो साल में एक बार रिव्यू करें या 2 साल में एक बार रिव्यू करें तो काफी है। और अभी हर्ष, आई एम श्योर मार्केट जो है उसने जिस तरह से अपना रूप दिखाया, अभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को आप क्या सलाह दे रहे हैं? ये टाइम अपने निवेश की स्ट्रैटेजी को किस तरह से मॉडिफाई करें या स्टेटस को में रहे, आपकी अभी क्या राय है? तो देखिए, पहली बात तो प्रियंका, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो जब मार्केट, एसआईपी के इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट अगर गिर गया तो मान लीजिए पिछले 1 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं, हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिख रहा हो। तो नेगेटिव रिटर्न दिखता है तो वो जब मार्केट घटता है तो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, ये कह के कि जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होगा और जब बढ़ने लगेगा तो हम फिर से शुरू करेंगे। राइट। सो एक्चुअली आप अपने लिए बहुत बड़ी नुकसान कर रहे हैं। एसआईपी का सबसे ज्यादा फायदा कब होगा? जब मार्केट गिर रहा है और आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं। तो जब मार्केट जब टर्न अराउंड होगा, मार्केट जब तेजी से बढ़ेगा, तो जितना आपका लो वैल्यूएशन में अक्यूमुलेशन हो उस सब पे आपको प्रॉफिट होगा। तो प्लीज, अगर मार्केट गिर रहा है तो ये सोच के कि नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है तो मैं और पैसे नहीं लगाना चाहता, या आप एक्चुअली अपने लिए जितना नुकसान कर रहे हैं वो आपको अंदाजा भी नहीं है। तो प्लीज अपनी एसआईपी बंद ना करें। मार्केट अगर आपको नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, आपके पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, तो भी आप एसआईपी ना बंद करें। एसेट एलोकेशन पे जरूर ध्यान दें। अगर आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं लॉस देख के, तो प्लीज आप, इसका मतलब यह है कि आप इक्विटी से कंफर्टेबल इतना नहीं है, तो अपना एसेट एलोकेशन चेंज करें। नहीं, अगर आपको घबराहट हो रही, मार्केट आप समझते हैं कि ऊपर नीचे करता है, वॉलेटाइल रहेगा, जो भी है, तो आपको इसमें खरीदने का मौका दिखेगा। और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रखें और उसमें बने रहें। उतार चढ़ाव होते रहेगा लेकिन एंड में अगर इंडियन इकोनॉमी अगर प्रोग्रेस करती है तो आपके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव आपको दिखेगा। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं और मैं सबसे पहले लाइव क्वेश्चन चैतल्या जी का उठाती हूँ। चैतल्या गढ़वी जी का क्वेश्चन है,
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी आप स्मॉल कैप की बात कर रहे थे और हम लगातार हमने देखा इन्वेस्टर्स को ये पूरा साल जो है मिड कैप और स्मॉल कैप के नाम रहा है। तो चैतल्या पूछ रहे हैं कि मोतीलाल के माइक्रो कैप में वो निवेश करना चाहते हैं। माइक्रो कैप इंडेक्स फंड जो इनका आया था, 15 साल के लिए निवेश करेंगे, सिप के जरिए निवेश करेंगे, लेकिन इनको फिक्र इस बात की है कि क्या जब रिडम्पशन का वक्त आएगा तो लिक्विडिटी का इशू हो सकता है क्या, और कोई फंड ग्रोथ स्टाइल या वैल्यू स्टाइल फॉलो कर रहा हो वो एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा। ठीक है, सो दो क्वेश्चन के हिस्से हैं। एक नया इन्वेस्टर मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि भाई कोई ग्रोथ स्टाइल फॉलो कर रहा है या वैल्यू स्टाइल, ये मैं कैसे समझूं, इस बात को समझाइए। और मोतीलाल माइक्रो कैप में 15 साल के लिए निवेश, कैसा आइडिया लग रहा है आपको? तो देखिए प्रियंका, माइक्रो कैप का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स क्या है पहले वो समझते हैं कि आपके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर हम इन तीनों कैटेगरीज के जो स्टॉक्स लेते हैं तो टॉप 500 कंपनीज जो हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जो टॉप की 500 कंपनियां हैं वो कवर हो जाती है लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में। माइक्रो कैप ये 501 से लेके 750 तक है, मतलब 250 कंपनियां, ये टॉप की 500 कंपनीज हटा देंगे तो वो माइक्रो कैप का इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स होता है। अब मैं इन्वेस्टर के लिए क्या कहूंगा कि एक बार आप मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड की फैक्ट शीट उठा लें, उसमें कौन सी कंपनीज हैं उसको जरूर देखिए। सिर्फ माइक्रो कैप वर्ड से मत जाइए, आप उसमें देखिए वो कंपनीज कौन सी हैं जो 500 के बाद और 750 के बीच में आती हैं, जिसमें एक्चुअली आपके पैसे जाएंगे। आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं, अगर आप वो नाम जानते हैं उन कंपनी को, आप उस कंपनी में शेयर्स खरीदते अगर डायरेक्टली, तो ही आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी जाएंगे। तो और मेरी जितनी समझ है, जितनी हमने फंड मैनेजर्स से मिले हैं, जितने हम फंड हाउसेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनका सारा जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो लगभग टॉप 500 कंपनीज के अंदर ही होता है। तो माइक्रो कैप जो इंडेक्स है उसमें आपको करना है कि नहीं करना, ये तय आप खुद कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि क्या उन 250 कंपनी में आपको अगर मौका मिलता हो तो डायरेक्टली शेयर्स खरीदते कि नहीं। अगर सवाल का जवाब ना है तो माइक्रो कैप फंड में ना डालें। दूसरा, अपने आप से पूछिए कि आप माइक्रो कैप में क्यों डालना चाहते हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स मिलेगा, कि माइक्रो कैप कभी ना कभी स्मॉल कैप बनेगा, स्मॉल कैप कभी ना कभी मिड कैप बनेगा, तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे ज्यादा हैं। अगर आपको वैसा लग रहा है तो ठीक है, आप उतना रिस्क ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। पर्सनली स्पीकिंग, मैं खुद माइक्रो कैप में अपना पैसा जरूर नहीं लगाता। आई मीन, आई वुड नॉट पुट माई मनी इनटू माइक्रो कैप। स्मॉल कैप यूनिवर्स तक तो ऑब्वियसली आप कंसिडर कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनियां उसके अंदर आती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जो ट्रैकिंग है, जो एनालिस्ट ट्रैक करते हैं वगैरह, वो सब आपको टॉप 500 कंपनीज के अंदर ही है। उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस विल बी बेटर, उनका जो परफॉर्मेंस है, बैलेंस शीट भी स्लाइटली बेटर देन द माइक्रो कैप। तो मुझे नहीं लगता कि एक रिटेल इन्वेस्टर को माइक्रो कैप तक जाने की जरूरत है। जो वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, एचएनआई है, वो रिस्क लेने कैपेसिटी है, तो एक स्मॉल पोर्शन एलोकेट जरूर करें। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर अगर शुरुआत करें तो माइक्रो कैप से बिल्कुल ना शुरू करें। आप इनफैक्ट लार्ज कैप से शुरू करें, फिर मिड कैप और फिर स्मॉल कैप में। दूसरा सवाल का जवाब जो चाह रहे थे वो कि वैल्यू और ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। तो सारे फंड मैनेजर्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट कमेंट्रीज देते हैं। आप उनके रिव्यूज आते हैं, उनके इंटरव्यूज आते हैं, आप अगर उनसे बात करेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये अंदाजा आ जाता है कि वो किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं, जब हम हालांकि बहुत सारी कंपनियों के सीआईओ वगैरह से रेगुलरली मिलते हैं ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी समझने के लिए, तो कोई भी आज की तारीख में ऐसा कोई फंड मैनेजर नहीं है जो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी को पकड़ रखा है। जैसे कि ग्रोथ है तो सिर्फ ग्रोथ कर रहे हैं, वैल्यू है तो सिर्फ वैल्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशंस है। एक गार्प एक कॉन्सेप्ट है, जो ग्रोथ है रीजनेबल वैल्यूएशंस है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको वो इवेल्युएट कर रहे हैं। तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं होती, वो एक मिक्स एंड मैच करते हैं जहां पे उन्हें बेस्ट वैल्यूएशन भी मिले, एट द सेम टाइम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हो। यस, लेकिन रुझान कई लोगों का ग्रोथ की तरफ होता है कि भाई हम ग्रोथ कंपनी लें, वैल्यूएशन भले महंगा हो लेकिन अगर ग्रोथ है तो हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बोले ग्रोथ तो अपनी जगह पे लेकिन सही वैल्यू पे नहीं मिला तो क्या फायदा हुआ। तो स्ट्रैटेजीज होती हैं और सवाल भी इनका बहुत वैलिड है और इंटरेस्टिंग है कि एक इन्वेस्टर कैसे जाने। तो आपको फंड मैनेजर्स को ट्रैक करना होगा, उनके इंटरव्यू सुनने होंगे, तो आपको एक रीजनेबल आइडिया आ जाएगा। ऐसे कहीं भी लिखा नहीं होता कहीं भी फंड में कि हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं या वैल्यू। इनके स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरियाज पे डाइवर्सिफाइड फंड्स जो होते हैं वो उनके स्टॉक सिलेक्शन के इंटरनल क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पे वो यूनिवर्स सिलेक्ट करते हैं और उनमें से स्टॉक्स पिक करते हैं।
ऑलराइट, सो चैतन्य जी, आई होप आप निवेश शुरू करें। सो माइक्रो कैप से तो हमारे एक्सपर्ट का कहना है अगर ये आपका पहला निवेश है तो दूरी अच्छी रहेगी। लार्ज कैप या इंडेक्स फंड जैसे निवेश को चुनिएगा अगर ये आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है तो। और साथ ही में ग्रोथ और वैल्यू कैसे पहचाना, मैनेजमेंट को सुनिए, हमारे प्लेटफॉर्म में भी आते रहते हैं। ऑलराइट, अब मैं लेकर आती हूँ शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अपने क्वेश्चन के साथ। शिवम नमस्ते, स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो शिवम, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो शिवम जी के पोर्टफोलियो को मैं लेकर आती हूँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 3,000 रुपए की सिप यहाँ चल रही है। कोटक के मल्टी कैप फंड में 3,000 की सिप है। साथ ही में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में भी 3,000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप फंड, सभी में 3,000 की सिप है। टोटल 21,000 की सिप कर रहे हैं शिवम, और 12 साल का नजरिया है। आप इनके पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना चाहेंगे क्या? शिवम हमारे साथ जुड़े हुए थे पर उनका फिर फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, सो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। पर ये उनकी स्कीम्स हैं, 21,000 एवरी मंथ शिवम इज इन्वेस्टिंग। इनकी उम्र है 40। तो देखिए प्रियंका, शिवम का पोर्टफोलियो मुझे बाय एंड लार्ज ठीक लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इसमें हमें बहुत फेर बदल करने की जरूरत है। जबरदस्ती हम कुछ करना चाहते नहीं है। स्मॉल कैप कैटेगरी में सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दूंगा कि बंधन स्मॉल कैप अच्छा फंड है, ऐसा नहीं है कि फंड अच्छा नहीं है, लेकिन इस पे नजर रखिएगा। अगर कहीं आपको लगता है कि फंड का परफॉर्मेंस पीयर ग्रुप के साथ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर आज की तारीख में मैं शिवम रिपीट कर रहा हूँ, बंधन स्मॉल कैप अच्छा है, मैं बदलाव करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा। अगर आपको लगे कि कोई कारण से इसका रिटर्न्स फॉल्टर कर रहा है, रिटर्न्स बेंचमार्क और पीयर ग्रुप के साथ अच्छा नहीं है, तब आप स्विच करने की सोचिएगा। फिलहाल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एलोकेशन भी अच्छा है। इन्होंने लार्ज मिड स्मॉल कैप में अच्छा खासा एलोकेशन देखा है। सो जबरदस्त से हम कुछ भी फेर बदलाव नहीं करेंगे। जो पोर्टफोलियो अच्छा है, टाइम होराइजन 12 साल का है, तो ये कंटिन्यू इक्विटी फंड्स में कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आबिदा हाशमी जी का क्वेश्चन लेते हैं। आबिदा जी, थैंक यू सो मच, आप लगातार हमारे शो को देखती हैं। और आबिदा पूछ रही हैं, क्या ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में डिफरेंस क्या है? ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, और क्या हम दोनों ही फंड को एक साथ अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? 15 साल का नजरिया है। वैसे आबिदा जी, ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड और वर्सेस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आप काफी बार पूछ चुके हैं, अभी तक आप डिसाइड नहीं कर पा रही हैं। सो आज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऐसा जवाब दीजिए कि आबिदा जी डिसाइड करने में उनको एक वो डिसाइड कर सके इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की तरह। सो कंपेयर कीजिए ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दोनों कितने अलग हैं? दोनों एक साथ हो सकते हैं पोर्टफोलियो में? तो देखिए, पहली चीज प्रियंका, दोनों फंड कंपेरेबल है ही नहीं। दोनों की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी टोटली अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ऐसे स्टॉक्स पिक करेंगे जिनकी एवरेज वैल्यूएशन जो वैल्यूएशन है वो निफ्टी की जो एवरेज वैल्यूएशन है उससे कम हो। सो बेसिकली जो इससे पहले हमारा सवाल था कि भाई वैल्यू ओरिएंटेड है कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, उसका वैल्यू ओरिएंटेड पर्टिकुलर कैटेगरी में ये एक फंड आता है। तो इनकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डाइवर्सिफाइड मैंडेट है। ये कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फ्लेक्सी कैप होता है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिर्फ इनका एक मकसद क्या होता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो है वो हमें एवरेज निफ्टी की जो एवरेज वैल्यूएशन है उसके नीचे होना चाहिए, तब ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में इनके फिट होता है। तो ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड हो गया। बिजनेस साइकिल फंड क्या होता है? बिजनेस साइकिल फंड एक कॉन्सेप्ट को लेता है कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उनका कोई साइकिल, ऐसे जो इकोनॉमिक साइकिल्स होने वाले हैं या कोई ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है जिनकी वजह से इनको फायदा होगा। ओके, तो उसका ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन को लेके नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे कोई कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज आने वाली है जिनका एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे फायदा दिखने वाला है, तो उस इंडस्ट्री की कौन सी कंपनीज हैं जिनमें वो इन्वेस्ट करें। इसका वैल्यूएशन से लेना देना कुछ भी नहीं है। सो पहली बात तो बिजनेस साइकिल फंड और वैल्यू ओरिएंटेड फंड जो कॉन्ट्रा फंड है टोटली अलग है। क्या आप दोनों अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। तो अगर आपको अपनी दुविधा खत्म करनी है तो इसका सबसे सिंपल तरीका, अगर आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके जहन में यह है कि मुझे एक मिस आउट नहीं करना है कि अगर मैंने कॉन्ट्रा ले लिया तो कोई कहता है कि बिजनेस साइकिल अच्छा है, अगर बिजनेस साइकिल ले लिया तो बोलते हैं मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो अगर ये दुविधा आपको हटानी है तो एक सिंपल सा काम करिए, जितने आपको पैसे जमा करने हैं वो दोनों में डाल दीजिए।
तो आपको ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ना, फोमो नहीं होगा कि मैंने एक स्कीम ले ली और दूसरी नहीं मिली मुझे। ऑल राइट। सो फोमो से बचना है तो दोनों में निवेश कर दीजिए। इनफैक्ट मुझे लगता है वो यही जवाब भी चाह रही थी। सो एक साथ दोनों पोर्टफोलियो में रह सकते हैं, राइट? 15 ईयर्स का टाइम होराइजन है, तो आबिदा जी बिल्कुल सही डिसीजन रहेगा अगर दोनों में निवेश कर दें तो। हाँ हर्ष, योर जी हाँ, फाइनल। एब्सोल्युटली। ओके, सो यस यस, फाइनल आई मोहर वुड से, लगा दें। या। ओके, सो यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, बस यही था कि और दूसरी बात, मैं एक और चीज मैं एक एक्सटेंशन करना चाहूंगा यस। कि यू नो कई इन्वेस्टर्स को ऐसी दिक्कत होती है कि देखिए, इक्विटी फंड्स या और हम अगर हाइब्रिड वगैरह मिला लें तो कम से कम 1000 के ऊपर स्कीम्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे मैं सब कुछ ले लूं, जो भी नाम सुना, जहां भी नाम सुना, वो सारे मैं अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लूं, क्योंकि क्या पता कौन सा कब अच्छा करेगा, ऐसा सोच के आप करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में 20-25 स्कीम्स हो जाएंगी। तो ओके। कहीं ना कुछ आपको छोड़ना होगा। तो संतुष्ट रहिए कि फंड मैनेजर अच्छा हो, कॉन्सेप्चुअली स्कीम अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आप पैसे अपना तो बना लेंगे। ओके, सो आबिदा जी बिल्कुल कन्विंस्ड है, उन्होंने हमें स्माइली बनाकर भेज दिया है और थैंक यू लिखा है कि यस आई एम कन्विंस्ड। तो दोनों में आप निवेश कर लीजिए 15 इयर्स के टाइम होराइजन के लिए। मुकेश जी के पोर्टफोलियो को लेकर आते हैं। सो दमोह मध्य प्रदेश के हैं मुकेश जी, इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया था अपना पोर्टफोलियो। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड 2500 की सिप, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड 1500 की सिप, जेएम के फ्लेक्सी कैप फंड में भी 1500 की सिप कर रहे हैं। महिंद्रा मानुलाइफ मिड कैप फंड में 1500 की सिप है। कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में 1500 की सिप, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1500 की सिप। इन ऑल 10,000 की सिप हर साल वो हर महीने कर रहे हैं, सॉरी। और पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 2.5 लाख हो गई है। 20 साल का नजरिया है। वेल्थ क्रिएशन जो है वो उस पर लक्ष्य है इनका कि भाई वेल्थ क्रिएट करना है। क्या जो स्कीम्स हैं वो सही हैं? मेरा लार्ज एंड स्मॉल कैप में कितना परसेंट एलोकेशन आप रीड कर रहे हैं? हर्ष, थोड़ा सा आपको इसमें एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। सो लार्ज कैप और स्मॉल कैप में जो इन्होंने डिवीजन रखा वो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं देख रही हूँ दो मुझे स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं, कैनेरा रोबेको और क्वांट का दो है, क्वांट स्मॉल कैप। तो ये दो स्मॉल कैप है। लार्ज कैप में इनके पास मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप है, क्वांट के फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप एक्सपोजर होगा, जेएम फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप एक्सपोजर होगा, एक मिड कैप महिंद्रा मानुलाइफ। कैसा लग रहा है आपको मुकेश जी का पोर्टफोलियो? वेल्थ क्रिएशन है एम? तो देखिए, सिंपल सी बात है। पहले अगर मैं एलोकेशन की बात करूं, इनके लार्ज कैप में करीबन 55% एलोकेशन है इनका। आप देखेंगे तो इनका 5,500 रुपया ये फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में डाल रही है। फ्लेक्सी कैप का जो एलोकेशन है वो मोटा मोटी लार्ज कैप की तरफ ही है। सो आप ये समझो उसे लार्ज कैप, क्वाजी लार्ज कैप ही समझ के चलिए। तो 55% इनका लार्ज कैप में है, 15% मिड कैप में और 30% इनका स्मॉल कैप में है। तो यहाँ थोड़ा फेरबदल करने की जरूरत है। लेकिन हालांकि फिलहाल उन्होंने से पूछा कि एलोकेशन क्या है, बदलाव क्या करनी चाहिए, उन्होंने सवाल पूछा नहीं, तो हम वो चीज का जवाब नहीं देंगे जो वो पूछेंगे। स्कीम्स के बारे में अगर ये पूछ रहे हैं तो 10,000 की एसआईपी के लिए 6,000 की 6 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। आपके पास क्वांट फ्लेक्सी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप है। मेरा सुझाव रहेगा कि आप कोई भी एक फ्लेक्सी कैप को रखें। दोनों में से अगर आप एक रखना चाहें तो जेएम फ्लेक्सी कैप को आप कंटिन्यू करें, क्वांट को बंद कर दें। दो दो स्कीम लेके कोई फायदा नहीं हो रहा। 10,000 की एसआईपी के लिए 6 स्कीम की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको। उसी तरह स्मॉल कैप में आप कैनरा रबैको स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप है। हालांकि दोनों अच्छी स्कीम्स हैं, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कोई भी एक स्कीम को रखें, ताकि आपकी जो स्कीम्स है वो 6 से 4 हो जाए। तो वो तो आप मान लीजिए कि 10,000 रुपए के लिए 4 स्कीम रखते हैं, वो रीजनेबल है। 6 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। तो दो बदलाव जैसे मैंने बताया, फ्लेक्सी कैप में एक ही स्कीम रखें, जेएम फ्लेक्सी कैप, और क्वांट का आप स्मॉल कैप रखें। कैनरा चाहिए तो आप बंद कर सकते हैं। तो आपके पास 4 स्कीम जाएंगे, 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करें। एलोकेशन मैंने आपको बता दिया, 55% लार्ज कैप, मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में 30%। या आप अपने आप से पूछिए कि इसी तरह का एलोकेशन रखना है कि नहीं। लार्ज कैप में 55% ठीक है। मेरे हिसाब से मिड कैप को आप 30% करें और स्मॉल कैप को 15। लेकिन अगर आप उल्टा रखना चाहते हैं कि मिड कैप में 15 और स्मॉल कैप में 30%, तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कंफर्टेबल हो कि ये आप कॉन्शियसली कर रहे हैं और ये आप चाहते हैं करना। रिटर्न्स को देखते हुए आपने किया तो थोड़ा स्विच करिए, नहीं है तो वर्स्ट केस सिनेरियो इक्वल कर दीजिए कि जो 45% है उसको आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इक्वली एलोकेट करें, रादर देन मिड कैप में 15% और स्मॉल कैप में 30%। ओके, सो बेसिकली आपको 6 की जगह 4 स्कीम आपके लिए सफिशिएंट है।
दो फ्लेक्सी कैप, दो स्मॉल कैप की जरूरत नहीं है, एक एक उसमें से रिटेन कीजिए। और कौन सा रिटेन करना है अभी हर्ष जी ने आपको बताया है। हर्ष, क्योंकि आपने अभी दो फ्लेक्सी कैप की हमने बात की, तो मैं ये लाइव एक क्वेश्चन है, योग कौशलम हैंडल है इनका, ये पूछ रहे हैं कि जेएम के फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप दोनों को अगर पोर्टफोलियो में रखा जाए तो क्या बहुत ओवरलैप होगा? तो एक ही कैटेगरी के दो अलग अलग कंपनियों की अगर ये स्कीम रखते हैं तो आपको ये आइडिया कैसा लग रहा है? वुड यू सजेस्ट टू ऑप्ट फॉर वन, या फिर दोनों में वो निवेश करें? दैट इज फाइन। तो डिपेंड्स लार्जली कि उनका अमाउंट भी क्या है। अगर अमाउंट 10, 15 या 20 हजार रुपए है तो एक स्कीम बहुत होती है। मतलब अगर मान लीजिए एक स्कीम में 15, 20 हजार रुपए भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बिटवीन द टू, जेएम और पराग पारिक में मुझे पराग पारिक ऑब्वियसली ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन अगर इनके पास बाकी कितनी स्कीम्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा। अगर सिर्फ ये दो स्कीम है और दोनों फ्लेक्सी कैप है तो फॉर अ मोमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। आई मीन इफ अगर दोनों फ्लेक्सी कैप ही हैं और दो ही स्कीम्स हैं तो रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक हो अवॉइड करने की कोशिश करें। और ओवरलैप आपको चेक करना है, जैसे आपने कहा कि इन दोनों स्कीम का ओवरलैप क्या है। कई ऑनलाइन टूल्स हैं जहां पे आप ये ओवरलैप का रेशियोज भी निकाल सकती हैं। तो आप प्लीज अगर आपको कंसर्न है तो ओवरलैप रेशियोज देख लीजिए कितना है। और एक रखें, एक कैटेगरी की एक स्कीम रखें तो बेटर है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि फ्लेक्सी कैप में एक रखें, आप चाहें तो मिड कैप, और बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो क्यों एक ही कैटेगरी में सारे पैसे लगाएं? आई मीन व्हेन यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर से मल्टी कैप फॉर एग्जांपल, और यू कैन गो फॉर लार्ज एंड मिड कैप इन दैट कैटेगरी। आपको कॉन्ट्रा या वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स के ऑप्शंस हैं आपके पास, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्यों हम एक ही कैटेगरी के दो स्कीम्स रखेंगे? ओके, सो इनफैक्ट ये ओवरलैपिंग की जो आपने बात कही वही गौरव भी पूछ रहे हैं, और ये आज दूसरे दिन है जब गौरव शर्मा का मैं ये क्वेश्चन देख रही हूँ, सो हम पिक कर लेते हैं। गौरव यही पूछ रहे हैं, ओवरलैपिंग और ओवर डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो पर किस तरह का असर डालता है? तो इम्पैक्ट समझना चाहते हैं, और अगर सभी फंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं पर ओवरलैपिंग हो तो क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन गौरव जी। हर्ष, आपकी सलाह कि ओवरलैपिंग तो हो रहा है पर रिटर्न अच्छा आ रहा है, फिर क्या करें? तो देखिए प्रियंका, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप तो हर हर एक पोर्टफोलियो में होने वाला। आप चाहे कितना भी लार्ज मिड स्मॉल कैप वगैरह कर लें, आपको थोड़ा बहुत ओवरलैप होने वाला है। अनलेस आपने सारे इंडेक्स फंड्स ले रखे हैं। सो लार्ज कैप का इंडेक्स फंड लिया आपने, मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स ले लिए, तो कोई ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि हर एक स्कीम अपने अपने इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। अगर आपने कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड लिया है तो कहीं ना कहीं ओवरलैप होने वाला है। अब ये ओवरलैप इतना डेंजरस नहीं है जितना हम ऐसे कई बार समझ में आता है। ओवरलैप का परसेंटेज एक प्रॉब्लम है। सो मान लीजिए आपने दो स्कीम ले रखी है जिसका ओवरलैप रेशियो करीबन 70% है। तो आपको ये सोचना फिर आपने दो अलग स्कीम में क्यों ले रखा है कि व्हाट इट्स वो खाली एलोकेशन अलग होगा कि कंपनीज मान लीजिए दोनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं और रिलायंस का एक जगह पे मान लीजिए 5% होगा, दूसरी जगह 8% होगा। तो ओवरलैप रेशियोज आपको जरूर देखना है। अगर आपका 10, 15, 20% से ज्यादा है तो देन ऑफ कोर्स यू माइट वांट टू थिंक कि मैं फिर एक ही फंड में, एक ही टाइप के दो फंड में क्यों लेके रखा हूं, क्यों डू आई हैव अ चॉइस टू गो टू सम अदर फंड्स और नॉट। लेकिन अगर ये ओवरलैप होने के बावजूद आपके पास 4 या 5 स्कीम्स ही हैं तो सोचिए कि मुझे इसी में रहना है कि नहीं। क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका सारा पोर्टफोलियो लार्ज एंड मिड कैप में ही हो या सिर्फ लार्ज कैप में हो। तो ओवरलैप होना ही है, चाहे आप कितनी भी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रख लें। तो इसको आप इवेल्युएट करेंगी कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको क्या दूसरी थीम बेस्ड कोई इन्वेस्टमेंट्स देखनी है, आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ड देखना है कि आपको मल्टी कैप का एक पोर्टफोलियो चाहिए, कि आपको वैल्यू ओरिएंटेड चाहिए, कि आपको इंटरनेशनल फंड्स चाहिए। तो ये पैरामीटर अगर आपके पास आते हैं तब आप उसको चेंज करें। अगर कोई और ऑल्टरनेटिव पैरामीटर आपके पास है नहीं और ओवरलैप का जो परसेंटेज है वो 20% के नीचे है, तो मोस्ट सर्टेनली आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कोई जबरदस्ती बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है। ऑलराइट, चलिए, क्योंकि हम फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, इसके ठीक पहले भी बात की, तो अब देखिए मैडी का क्वेश्चन मैं लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये जेएम के फ्लेक्सी कैप में 50,000 की सिप कर रहे हैं और पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10,000 की सिप कर रहे हैं। क्या जेएम फ्लेक्सी कैप में निवेश करना सही होगा? सो एक तरफ है जेएम का फ्लेक्सी कैप, दूसरी तरफ है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, ठीक है। अमाउंट दोनों में काफी ज्यादा जेएम फ्लेक्सी कैप में निवेश कर रहे हैं, तो आप सजेस्ट करेंगे मैडी को कि जेएम फ्लेक्सी कैप निवेश सही है या नहीं? दैट्स हिज क्वेश्चन। सो देखिए, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न, पराग पारिक इज बेटर। जेएम का रीसेंट आप अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो दे हैव कम ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट, टॉप क्वार्टाइल में ये बहुत रिसेंटली आए हैं। इसका मतलब नहीं कि खराब है, मतलब कि क्योंकि अभी रिसेंटली अच्छा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अच्छे नहीं है, वैसा नहीं है।
ये अच्छा अभी रिसेंट में ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तब आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में जेम आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, पास्ट रिटर्न्स देख के कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स देख लिया और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ले ली, ये नतीजा उसका है कि हम सारे पोर्टफोलियोज में जेम देख रहे हैं। इसके पहले मान लीजिए 1 या 1.5 साल पहले जेएम फ्लेक्सी कैप को कोई पूछता ही नहीं था। ये क्यों था? ऐसा नहीं कि वो फंड पहले अच्छा नहीं कर रहा था या पहले उनमें कोई पोटेंशियल नहीं था। अब जब ये फंड अच्छा परफॉर्मेंस करके टॉप क्वार्टाइल में आ चुका है, तब सबके पोर्टफोलियो में आ गया। अब आप देखेंगे कि एक पीक हो गया मान लीजिए, और कई बार अगर ऐसे दिखता है कि अब इतना पैसा भी आने लग जाएगा क्योंकि लोग पास्ट रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अचानक आप होगा ऐसा कि अगर कोई कारण से कोई साइकिल में फंड मैनेजर का साइकिल खराब आता है और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जो मेच्योर हो चुकी है और अब नई आइडियाज उनको इतनी अच्छी मिल नहीं रही है, तो आप परफॉर्मेंस को गिरते हुए भी देख सकते हैं। तब क्या होगा, ऐसे सारे इन्वेस्टर्स क्या है, सब एग्जिट बटन दबा के सारे निकलने लग जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखना है, रोलिंग रिटर्न्स देखने हैं, आपको उसके सॉर्टिंग और रेशियोज देखने हैं कि जब मार्केट गिरता है तो उन्होंने डाउन साइड को कितनी अच्छी तरह प्रोटेक्ट किया है, ये फंड का रिस्क कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, कि उन्होंने कंसिस्टेंटली कितने अच्छे रिटर्न्स दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिए आप एक मैराथन भाग रहे हैं, 100 मीटर्स की रेस नहीं है कि यार किसने अच्छा स्टार्ट ले लिया। एक मैराथन है, तो आपको देखना है कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में कौन आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि मुझे पराग पारेख ज्यादा बेटर लगता है। इनका पोर्टफोलियो एकदम उल्टा है, इन्होंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 10,000 डाला है और जेएम में 50,000। मेरे ख्याल से अगर ये दोनों रखना चाहते हैं तो ज्यादा वेटेज पराग पारेख को दें, कम वेटेज जेएम को दें। अभी कितना वेटेज देना चाहते हैं ये मेरा जवाब सुनने के बाद शायद डिसाइड कर पाएंगे, तो इनके लिए बेटर होगा। ओके, सो वही पास्ट परफॉर्मेंस का चक्कर है जो तुरंत लोगों के फेवरेट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं, राकेश कुमार जी के पोर्टफोलियो को डिस्कस कर लेते हैं। सो राकेश जी जो है सिप में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और लमसम भी है। तो पहले इनका सिप का पोर्टफोलियो, कोटक मल्टी कैप फंड 10,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 10,000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 10,000 यहाँ पर भी, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप 2500 का निवेश। तो 32,500 रुपए की सिप हर महीने। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्होंने 5 लाख का लमसम निवेश किया है। क्वेश्चन 3, क्या मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है? मुझे कुछ नया जो है फंड निकालना चाहिए, या इसमें मतलब मुझे कोई फंड निकालना चाहिए या कुछ जोड़ना चाहिए? टारगेट है 2 करोड़, मिल जाएगा क्या 15 साल में? तो 3 सवाल है राकेश जी के, वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन। और ये पोर्टफोलियो 32,500 रुपए की सिप प्लस 5 लाख का एक लमसम इन्होंने बैफ जो है एचडीएफसी का उसमें किया है। तो इनफैक्ट प्रियंका, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पोर्टफोलियोज है। अगर हम देखें इनकी 32,500 की एसआईपी, या इनकी 32,500 की एसआईपी है और 4 स्कीम्स है। 3 स्कीम में ये 10,000 रुपए डाल रहे हैं, एक स्कीम में 2,500 रुपए डाल रहे हैं, जो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप भी इन्होंने स्कीम अच्छी ले रखी है, मल्टी कैप, लार्ज मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। आई थिंक बहुत सॉर्टेड इन्वेस्टर है। और राकेश जी, आपको कुछ भी अपने पोर्टफोलियो फिलहाल बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे कहा कि आपको निकालना है, जोड़ना है, कुछ भी फिलहाल करने की जरूरत, मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस करने की जरूरत है। आपके पास एक मल्टी कैप फंड है जिसमें लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप आ गया। आपके पास लार्ज एंड मिड कैप है, सो लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी के आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए। आपके पास फ्लेक्सी कैप है विच अगेन इज अ लार्ज कैप ओरिएंटेड। तो आपका पोर्टफोलियो बाय एंड लार्ज आपका लार्ज कैप ओरिएंटेड है, जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप का भी एलोकेशन है। आपने एक लमसम के रूप में जो स्कीम चूज की है वो अप्रोप्रिएट है। 5 लाख रुपए आपने एक बैलेंस एडवांटेज फंड में डाला है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए हम कहते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम्स है। मार्केट वोलेटिलिटी हो या नहीं हो, आपको अगर लमसम पैसे डालने हैं और कम से कम अगर आपका 5 या 7 साल का टाइम होराइजन है, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपकी पोर्टफोलियो में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो अच्छा है। जहां तक टारगेट की बात है, अगर यही पोर्टफोलियो को मैं अगर देखूं कि अगर 12% से ग्रो करता है अगले 15 साल तक, तो आप 1 करोड़ 90 लाख रुपया करीबन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और अगर 12 का अगर थोड़ा अच्छा परसेंटेज रिटर्न मिल गया आपको, तो डेफिनेटली आप क्रॉस कर जाएंगे। नहीं होगा तो मुझे यकीन है आपके जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है और आपकी जो प्रोफाइल समझ में आ रही है मुझे, कि आगे जाते हुए आप अपनी एसआईपी जरूर बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ी भी अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे तो आप 2 करोड़ का पार, अपना जो लक्ष्य है वो पार कर जाएंगे। तो राकेश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच ऐसा क्वेश्चन भेजने के लिए। आपके क्वेश्चन के जरिए, आपके पोर्टफोलियो के जरिए मुझे यकीन है बाकी व्यूअर्स को भी काफी अच्छा एक गाइडेंस मिलेगा कि बहुत सारी स्कीम्स होने की जरूरत नहीं है। रीजनेबल एटीट्यूड रखें, कम स्कीम रखें, लमसम के लिए अलग चॉइस है, एसआईपी के लिए अलग है।
तो आपका लक्ष्य पूरा होने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना लक्ष्य 15 नहीं बल्कि 13, 14 या 12 साल में पूरा करें। ग्रेट। तो राकेश जी के पोर्टफोलियो को सलाम। पोर्टफोलियो ऑफ द डे मेरा सवाल में राकेश जी का 4 जगह सिप कर रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार हम फिर से दिखाएं, जैसा कि हर्ष कह रही है, एक एग्जाम्पल है और भी लोगों को फॉलो करने के लिए कि संयम के साथ इन्होंने 4 जगह चुना है, 4 जगह सिप कर रहे हैं। कोटक के मल्टी कैप फंड में, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप फंड में, इसके अलावा पराग पारी के फ्लेक्सी कैप फंड में, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में। दैट्स इट, 4 स्कीम्स, 32,500। राकेश जी बहुत बढ़िया। लमसम कर रहे हैं एक HDFC के बैलेंस एडवांटेज फंड में, ये भी बहुत बढ़िया। 2 करोड़ बिल्कुल आपके बन जाएंगे, क्योंकि हमें भी भरोसा है, जैसा हर्ष कह रहे हैं, आप समझदार निवेशक हैं, आप जरूर अपने निवेश को बढ़ाएंगे। 2 करोड़ तो कहीं नहीं जा रहे, आ रहे हैं, आप ही के पास आ रहे हैं। 15 साल से पहले भी आ सकते हैं। वेरी नाइस। ऐसे पोर्टफोलियोज देख के ना दिल खुश हो जाता है, जैसे कि हर्ष का भी हो गया। हर्ष ने कहा कुछ चेंज ही नहीं करना है इसमें आपको। चलिए अब हम विनय जी से बात करते हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो विनय जी किस शहर से, पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। विनय जी कहाँ से जुड़े हुए हैं आप, कौन से शहर से बोल रहे हैं? हेलो नमस्ते विनय जी, मनी 9 में स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैम नमस्कार। मैं नरोला से बात कर रहा हूँ, यूपी जिला बुलंदशहर। बुलंदशहर से बहुत स्वागत है। बुलंदशहर से बुलंद आवाज। हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? निवेश कर रहे हैं, किस तरह का सवाल है आपका? हर्ष रुंगटा जी हमारे साथ हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे, बताइए। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैंने 4-5 जो है ये SIP म्यूचुअल फंड में SIP कर रखा है, वो आपके सामने है। हाँ, अभी मैं 10 लाख रुपए उसको छोड़ के 10 लाख रुपए और करना चाहता हूँ, पर क्या वो सही समय है इस समय करने के लिए? एक बात। दूसरा ये मेरा पॉइंट है कि मेरी बेटी अभी 10 साल की है, एक 8 साल की है। उनकी पढ़ाई के लिए 10 से 12 साल के बाद मुझे पैसा चाहिए। तो ये जो म्यूचुअल फंड में जो लमसम करना चाह रहा हूँ 10 लाख रुपए, ये उनकी पढ़ाई के लिए है। तो उनको 10 से 12 साल का मेरा व्यू है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसा हो गया फिर तो विनय जी। 10 लाख रुपए आप डालेंगे दोनों बिटिया के लिए, ताकि जब वो अपने हायर एजुकेशन के लिए तैयार हों तो वहां से आपको मदद मिल सके। तब तो चलिए पूछते हैं हर्ष जी से। हर्ष आप बताइए, 10 लाख रुपए का निवेश विनय जी के लिए बहुत मायने रखता है ये पैसा, इसका ग्रोथ, क्योंकि बिटिया की पढ़ाई का सवाल है। तो क्या करना चाहिए विनय जी को? इसको कैसे डिवाइड करें इस पैसे को? इस बाजार में अभी आप सलाह देंगे 10 लाख एक साथ निवेश करें विनय? तो देखिए प्रियंका, कंपाउंडिंग का जो असर है वो आपको कब शुरू होता है? जब आप पैसे पूरे के पूरे निवेश करते हैं। ओके। अगर SIP क्या करता है, वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा देता है आपको। तो मान लीजिए SIP या STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, अगर आप SIP या STP करते हैं 4 साल का टाइम होराइजन लेके या 5 साल का टाइम होराइजन लेके, तो अगले 4 या 5 साल तक ये पैसे इक्विटी में आना शुरू होंगे। तो 5 साल बाद ये पूरे के पूरे इक्विटी में आ जाएंगे। कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट कब होगा? जब ये पूरी SIP खत्म हो जाएगी, आपकी STP खत्म हो जाएगी 4 साल या 5 साल की। अब अगर मैं इनसे कहूं कि लमसम डाल दीजिए, तो अगर ये लमसम इक्विटी में आज की तारीख में पैसे डालते हैं और मार्केट अगर कोई कारण से गिर जाता है शॉर्ट टर्म में, तो क्या ये वोलेटिलिटी को समझेंगे? क्या ये समझेंगे कि 10 लाख रुपए मैंने डाले हैं, मार्केट मान लीजिए 10% या 20% गिर गया, तो इनका 10 लाख की वैल्यूएशन इन्हें 8 लाख दिखाने लग जाएगी। और ये हो सकता है ये 8 लाख काफी लंबे पीरियड तक हो सकता है 8 लाख वैसे का वैसा 3-4 साल तक बने रहे, क्योंकि मार्केट बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं नहीं जाता। बहुत लंबे अवधि तक आप देखेंगे वो एक तरफ ही बना रहता है, वो फ्लैट रहता है, वैसा ही रहता है। और अचानक एक जंप आता है और वो 10 लाख का सीधा 15 लाख दिखा देगा आपको। 10 लाख का हो सकता है 20 लाख भी कर दे। तो मार्केट का जो तरीका है काम करने का, जो भी इंसान अगर इस मार्केट की फंक्शनैलिटी को समझता है, वो इक्विटी में लमसम डाल सकता है। उदाहरण के रूप में अगर मुझे इन्वेस्ट, मेरा पर्सनल पैसा करना होता फॉर 10 to 12 ईयर्स, इन्होंने कहा इनके पास 10 से 12 साल हैं जिसके बाद इन्हें पैसे चाहिए। तो मान लीजिए अगर मुझे पर्सनली 10 और 12 साल के बाद में अगर ये पैसे चाहिए होते, तो मैं इक्विटी स्कीम्स में लमसम कर लेता। लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो सुन रहे हैं मुझे उन्हें ये काम करना है। मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में समझ बता रहा हूं, क्योंकि सुनने वाले अलग अलग टाइप के हैं, तो सभी को जवाब मिलना चाहिए। राकेश जी को या विनय जी को भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो अगर आप ऐसे, विनय जी ऐसे इन्वेस्टर हैं
जो आप मानते हैं कि 10 साल या 12 साल बाद इंडियन इकोनॉमी जो है वो जो आज जो स्तर है उससे बेटर होगी आगे जाते हुए, 10 साल बाद वो यहां से अब बेटर होने वाली है। और इस दौरान आपको उतार चढ़ाव बहुत सारे देखने मिलेंगे। अगर आप ये वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये रिस्क को ले सकते हैं, ये लॉस अगर बीच में अगर होता है उसको सहन कर पाएंगे, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों चीज का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको नहीं लगता कि भाई अगर मैंने 10 लाख रुपए डाला, अगर 8 लाख या 6 लाख रुपया भी कभी दिखता है मुझे, तो मुझे मेरी रातों की नींद खराब होगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लमसम बिल्कुल ना करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं या जो मैं करने वाला हूं वो आपको रिपीट करना है या वो आपको फॉलो करना है। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। तो क्या करना चाहिए वो मैंने आपको एक ऑप्शन बता दिया। जो बाकी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये है कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर पॉजिटिव है तो लमसम करें। अगर आपको ये लॉन्ग टर्म वॉलेटिलिटी, जो शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म की जो जर्नी है वो पूरी नहीं आप कॉन्फिडेंटली सेल कर सकते हैं, तो आप एसटीपी के जरिए करिए, विच मीन्स लमसम पैसे को आप एक लिक्विड फंड में लगाएं और वहां से धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, 3 या 5 साल, जो भी आपका टाइम होराइजन आपको लगता है, वहां पे आप उसे धीरे धीरे इक्विटी में लेते आइए, ताकि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको पहले के दौरान मिल जाएगा जब तक आप एसटीपी कर रहे हैं। और उसके बाद आपको उसका जो रियल कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, वो पूरा पैसा इक्विटी में आने के बाद आपको उसका फायदा मिलने लगेगा। एक बीच का तरीका है कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ देख सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी स्कीम है जो इक्विटी और डेट का एलोकेशन मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पे करती है। अगर मार्केट एक्सपेंसिव लगता है, जो आज की तारीख में कई फंड मैनेजर्स मानते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है, तो इक्विटी एलोकेशन करीबन 40% आसपास होगा। अगर मार्केट गिरता है तो ये स्कीम ऑटोमेटिकली इंटरनली अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ा के 70% 80% तक भी ले जा सकती है। तो एक ये बीच का तरीका है कि आपको मार्केट की टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। आप लमसम करना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, मीडियम रिस्क ले सकते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपका ऑप्शन है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इक्विटी मार्केट की फंक्शनिंग पे, तो आप एसटीपी के जरिए 3 साल या 5 साल के अंदर आइए। अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि 10-12 साल बाद इंडियन इकोनॉमी यहां से बेटर ही होने वाली है, तो उतना रिस्क मैं लेने को तैयार हूं। और ये अगर जर्नी में हो सकता है कि 5-6 साल तक मुझे नेगेटिव रिटर्न मिले, लेकिन 10 साल के एंड में मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे 15 से 20% रिटर्न मिल सकता है, तो आप लमसम करेंगे। तो तीनों ऑप्शंस मैंने बता दिए, क्या सही है क्या गलत है उसके सारे पैरामीटर्स मैंने बता दिए। अब हर एक इन्वेस्टर जो भी ये सुन रहा है, सच्चे मन से अपने आप से पूछे कि मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूं। कोई भी तरीका सही गलत नहीं है, जो आपको सही काम करे वही सही है। तो आप अपने अपने आप से सच्चे मन से पूछिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और उसी तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे। सो विनय जी, आपके लिए भी यही सलाह है, अपने आप से पहले इन्वेस्टर प्रोफाइल समझिए और फिर किस कैटेगरी किस तरह के आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं वो सोचिए, और फिर हम आपको स्कीम्स के नाम आगे बता पाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से सिर्फ हर्ष ने विनय जी को ही जवाब नहीं दिया है, वो तमाम लोग जो पूछते रहते हैं लमसम का निवेश, तो पहले तो आपको अपने आप से समझना होगा कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं और कब तक वहां तक पहुंचना चाहते हैं, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट क्या है। वेरी वेल, चलिए अब सौरभ महेश्वरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो सौरभ जी, मनी 9 में स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ। आगरा से हैं आप? तो मैं आपका निवेश देख रही थी, ये सारे ही इन्वेस्टमेंट जो आपने भेजे हैं ये सारे आपने लमसम निवेश किए हैं सौरभ जी? सौरभ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। हाँ, तो ये आपके सारे निवेश जो हैं ये एक मुश्त निवेश हैं सारे, ये जो 14 नो स्कीम्स मैम, ये सब एसआईपी, पहले एसआईपी थी, फिर मैंने बाद में इनमें एसआईपी बंद करके सब लमसम डालता जा रहा हूँ इसे मैं। अच्छा, और कब से निवेश कर रहे हैं आप? अप्रोक्सीमेट 3 इयर्स। और ये आपका पोर्टफोलियो जो है अब ये 48,94,000 की वैल्यू पहुंच चुका है? यस, नहीं वैल्यू तो मैम अप्रोक्स इसकी 58 लाख है, ये मेरा एक्चुअल कॉस्टिंग है 48 लाख। ओके ओके, जो आप निवेश कर रहे हैं और 58 लाख पे आप बैठे हुए हैं अभी। क्या करते हैं आप सौरभ? आप क्या करते हैं? मैम बिजनेस है मेरा। बिजनेस है। अब मैं आपकी स्कीम्स पढ़ देती हूँ एक बार, ठीक है? और मेरे साथ हर्ष रुंगटा जी हैं, अगर वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो वो पूछेंगे, या आपको भी मैं मौका दूंगी भी सवाल पूछने का। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, ठीक है? निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी है।
तो 4 निपॉन के ये फंड्स हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, राइट? ओके। अब एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है और इसके बाद एसबीआई के इनके पास 4 फंड्स हैं। एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। एक्सिस का ईएलएसएस टैक्स सेवर है जिसमें निवेश कर रहे हैं, और साथ ही में निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो सिप करते थे, अब लमसम कर रहे हैं। इन्होंने कुल निवेश जो है 48,000 94,000 किया है। अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू अराउंड 58 लाख के तरफ है और 48 लाख इन्होंने निवेश किया है। ओके, सो सौरभ जी क्या पूछना चाहेंगे हर्ष रुंगटा जी से? यही मौका है कि आप ऐसे देश के दिग्गज एक्सपर्ट से सीधे बात कर सकते हैं, तो कुछ पूछना चाहेंगे आप खुद अपने पोर्टफोलियो के बारे में सौरभ जी? मेरे को अभी करीब अप्रोक्स 30 to 32 लाख और डालने हैं। ओके, लमसम डालने हैं? यस मैम। ओके। अब इनमें से मैंने 4-5 फंड में तो बंद कर दिया करना, जैसे निप्पॉन इंडिया का 250 फंड, निप्पॉन का बैंकिंग फंड, एसबीआई का आपका टेक्नोलॉजी, ओके। और ये एक्सेस का ईएलएसएस। मतलब इनमें अब मैं राइट नाउ नहीं डाल रहा हूँ पैसे। बाकी सब में तो मैं थोड़ा थोड़ा डालता जो मैं चल रहा हूँ हर मंथ। तो मेरे को किस तरीके से डालने चाहिए? ठीक है, ओके। क्या हो तरीका हर्ष जी, क्या सलाह देंगे सौरभ जी को? इनके पोर्टफोलियो में उन्होंने खुद बताया, कुछ इन्होंने खुद से भी जो है कहीं कहीं स्टॉप कर दिया है। निपॉन इंडिया बैंकिंग फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस का ईएलएसएस जो है, और निपॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये स्टॉप हो चुका है इनके पोर्टफोलियो में, पर निवेश नहीं कर रहे हैं। सर देखिए सौरभ जी, पोर्टफोलियो बनाने के टाइम पे आपको कॉन्सेप्चुअली क्या करना है, तो आप जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं या आज जब आप रिव्यू कर रहे हैं, इधर केसेस, तो आज आपको पहले अपने आप से पूछिए कि आपको अपना जो पैसा है उसका एलोकेशन कैसे करना है। आपको कितना लार्ज कैप कैटेगरी में रखना है, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, आपको अगर सेक्टर या थीमेटिक फंड्स लेने हैं तो कितना एलोकेशन करना है उसके अंदर। हम आज देखिए अभी तक तो आपके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने 48 लाख डाला, 58 लाख की वैल्यू है, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो भी कर रहे हैं प्रॉफिट हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब मार्केट में अगर कोई कारण से आप मान लीजिए कोविड जैसा उधर एक सिचुएशन आ गई और मार्केट 40% गिर गया, तो आप देखिए ये पोर्टफोलियो की क्या हालत होगी। इसमें कौन से फंड ज्यादा गिरेंगे? 40% मार्केट गिरा है, जाहिर सी बात है कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे नीचे रहेगा। लेकिन कई ऐसी स्कीम्स होंगी जिसमें आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो अभी आप जब प्रॉफिट में हैं, अभी एक अच्छा मौका है आपके पास ये सोचने का कि मुझे इंडियन इकोनॉमी में, अल्टीमेटली आप जब शेयर्स खरीद रहे हैं आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपको किस तरह का आपको एलोकेशन चाहिए? एक ऑप्शन है आप कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो कहते हैं। कोर मतलब कि आपका एक सेट ऐसा हो जो देश की दिग्गज कंपनियों में जा रहा है, जो लार्ज कैप, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अभी आप अच्छे खासे मुनाफे पे हैं, तो मान लीजिए एक 60 लाख एक राउंड फिगर करते हैं आपके समझने के लिए, तो 60 लाख में से 30 लाख 50% आप एक कोर पोर्टफोलियो बनाएं। कोर मतलब कि ये देश की टॉप कंपनीज में जाएगा। टॉप मतलब ये नहीं कि सिर्फ टॉप 100, इट कुड बी टॉप 250 कंपनी, मतलब मैं लार्ज एंड मिड कैप दोनों इंक्लूड कर रहा हूं। तो ये पोर्टफोलियो एक आपका ऐसा गया जो स्टेबल रहेगा, जो आपका बेस का काम करेगा। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, घट जाता है मार्केट, कुछ भी वर्ल्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, तो ये कम से कम घटेगा। तो एक आपका एक बेस बनता है। अब सैटेलाइट होता है, सैटेलाइट मतलब आप इसमें सेक्टर फंड्स जोड़ लें, आप स्मॉल कैप जोड़ लें, आप थीमेटिक फंड्स जोड़ लें, आपको कुछ भी जहां पे आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाने की उम्मीद या कोशिश करूंगा। सो जहां आपका कोर पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेशन है, अगर हम इंडेक्स की भी बात करें, करीबन 14-15% आसपास रिटर्न इंडेक्स लॉन्ग टर्म में दिया है। अगर हम सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको करीबन 14 से 15% आसपास रिटर्न मिला है। तो कोर पोर्टफोलियो का एम क्या होगा कि मुझे 14-15% देगा, विच इज बेटर देन इन्फ्लेशन। आई मीन इट बीट्स इन्फ्लेशन। एक वेल्थ क्रिएशन स्टैंड पॉइंट से अगर 14-15% रिटर्न मिल रहा है, अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब सैटेलाइट पोर्शन पे मैं रिस्क भी थोड़ा ज्यादा लूंगा, और मेरी उम्मीद होती है कि वहां पे मुझे पॉसिबिलिटी हो, ये नहीं कि गारंटी, लेकिन पॉसिबिलिटी हो कि मुझे 18 से 20% रिटर्न मिले। तो 50% पोर्टफोलियो पे 14%, 50% पोर्टफोलियो, तो एक एग्जाम्पल के लिए 20%। ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मुझे 17 से 18% आसपास रिटर्न मिले। ये स्ट्रैटेजी अगर आप बनाते हैं और ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आपकी स्कीम, अब आप अपनी स्कीम पे देखिए, आपके पास 14 स्कीम्स हैं, रैंडमली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आई मीन चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट में है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं है।
लेकिन क्या अगले 10 साल तक, अगले 20 साल तक क्या यही पोर्टफोलियो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? वो सवाल आपको अपने रिव्यू के टाइम पे करना है। और अगर बदलाव करना है तो क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव को आप अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकें। प्रॉफिट अगर कहीं पोर्टफोलियो में होता है तो ये बेस्ट टाइम होता है रिव्यू करने का। जो भी गलतियां की है भगवान ने माफ की आपको, और आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो बहुत सारे पोर्टफोलियोज हमने देखे हैं स्मॉल कैप से भरे पड़े हैं, लेकिन थैंकफुली अभी भी प्रॉफिट में होंगे। तो प्रॉफिट में है तो निकल जाइए, भूल चूक माफ, और अभी आपने कम से कम अभी यहां से सुधार कर ले। तो सौरभ जी, आपके लिए मेरी यही सलाह है, गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, पूरा एक रिवैल्यूएशन करिए क्या हो रहा है, कैसे आपको अगले 10 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाना है, और उसी तरह से स्कीम्स चूज करें। 58 लाख का या 60 लाख का पोर्टफोलियो है, उसके लिए भी 6 से 7 स्कीम बहुत ज्यादा होती है। उतने में आप पूरा एब्सॉर्ब कर सकते हैं 50-60 लाख रुपए भी। आपको 14 स्कीम की जरूरत नहीं है। सो आप खुद अभी देखिए कि स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, और कोर सैटेलाइट अगर स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं या कोई और स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं, उस तरह से रिवैल्यूएशन करें, चेंज करें और आगे बढ़े। ओके, सो गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी फिर से शुरुआत कीजिए। और मुझे लगता है अपने गोल्स को लिखना और अपने स्कीम्स को लिखना और फिर उनको समझने में ना बहुत इजी आसानी होगी। तो इसलिए ये काम आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि भीड़ लगी हुई है। 14 आपने बताया, 14 में से आपने 4 खुद कहे कि मैंने सिर्फ रोक दिया है, तब भी 10 बचे ना। 10 इज टू मच, तो उसको थोड़ा सा एक बार रीलुक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, तो हमने अभी तक हरियाणा से क्वेश्चन लिया, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन लिया, बुलंदशहर से विनय जी के सवाल का जवाब दिया, और ये सौरभ थे आगरा से। लेकिन अब सऊदी अरेबिया की बारी है। तो देखिए, हमारे इंटरनेशनल फॉलोअर्स भी हैं हर्ष जी, और मैं शमशेर जी का क्वेश्चन लेकर आती हूँ आपके लिए। तो शमशेर जी ने हमें अपना पोर्टफोलियो भेजा है। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में वो 1500 का निवेश कर रहे हैं, क्वांट के स्मॉल कैप फंड में 2500 का निवेश कर रहे हैं, जेम के फ्लेक्सी कैप फंड में 1500 का निवेश है, LIC के गोल्ड ETF में 1000 निवेश है, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड में 1000 सिप, और ICICI अप्रूव टेक्नोलॉजी फंड में 1000 सिप। और इन्होंने लिखा है ये 15 साल तक निवेश करने वाले हैं, 15% से इसको स्टेप अप भी करेंगे। आप इनके पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना चाहेंगे? कुल जो है 1 2 3 4 5 6 स्कीम्स बताई हैं इन्होंने। सो प्रियंका, जितना मैं गैदर कर पाया हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1500, क्वांट स्मॉल कैप 2500, जेम फ्लेक्सी 1500, LIC गोल्ड कितना था LIC गोल्ड में? उसमें 1000। आप अगर सामने स्क्रीन में देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। हम स्क्रीन में उनका पोर्टफोलियो भी आपके लिए चला रहे हैं। आपने ठीक कहा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप, JM का फ्लेक्सी कैप, आज का मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्कीम है ये वैसे हर्ष जी, LIC म्यूचुअल फंड का गोल्ड ETF, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, और ICICI अप्रूव का टेक्नोलॉजी फंड 1000 की से। ओके, सो ऑफ कोर्स टोटल SIP इनकी जो है 1 2 3 4 करीबन 8-9 हजार रुपए की SIP है, और 6 स्कीम्स है। अगेन स्कोप है कि आप इसे कंसोलिडेट करें। आप अगर सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, आई थिंक ये अगर आप ये 4 स्कीम में भी सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो भी आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला। टेक्नोलॉजी फंड में आपका पर्सनल कॉल है कि आप एक टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। हालांकि आई थिंक एक डाइवर्सिफाइड फंड इज गुड इनफ। जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से 4 स्कीम में अगर 2-2 हजार रुपए करके आप इन्वेस्ट कर दें तो गुड इनफ, जिसमें आपका गोल्ड भी आ जाएगा उसके अंदर। तो आप गोल्ड रखें, फ्लेक्सी कैप रखें, मिड एंड स्मॉल कैप, आई थिंक गुड इनफ। गोल्ड, फ्लेक्सी, तो फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप का एक फ्लेवर देगा आपको, गोल्ड आपको प्रेशियस मेटल्स का देगा, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बस इन 4 स्कीम्स में आप अपने पैसे लगा दें, शुड बी गुड इनफ। आपको और उससे ज्यादा स्कीम्स की फिलहाल जरूरत नहीं। ओके, सो 4 स्कीम्स बस। शमशेर जी, वहीं पर आपको एक अभी फुल स्टॉप अभी लगाना होगा। आई थिंक अर्ज आपका फेवरेट है कि 4 स्कीम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं आपको इसीलिए, हमारे पास जो एक सवाल आया था जिसमें उन्होंने 4, राकेश जी का सवाल था, हाँ राकेश कुमार 4 स्कीम में सिप कर रहे थे और हर्षी ने एकदम थम्स अप दिया था। ओके फाइन, चलिए अब हम मोहन जी से बात करने वाले हैं। मोहन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन जी नमस्ते। नमस्ते मोहन जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रियंका बोल रही हूँ मनी 9 से। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं मोहन जी? मैं डेयरी ओन से सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार से, चलिए बहुत स्वागत है।
तो मैं देख रही हूँ आपका पोर्टफोलियो, आप जो है अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं और साथ ही में ये निवेश आप कर रहे हैं बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए, ठीक कहा मैंने? जी मैम। तो करते क्या है आप? नौकरी करते हैं या अपना व्यापार है आपका? नहीं मैम, मैं खुद डिफेंस पर्सन मैम। क्या है आप? डिफेंस पर्सन मैम। डिफेंस पर्सन है, अच्छा ठीक है। तो आप अभी पोस्टेड है बिहार में या आप रहने वाले हैं बिहार से? मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मैं श्रीनगर में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो बिहार के रहने वाले। चलिए, आपका पोर्टफोलियो अब हम लेकर आ गए हैं सामने। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में मोहन जी 2000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के मल्टी कैप फंड में 2000 की सिप है। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप 3000 की सिप। निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप 2000 की सिप। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 2000 की सिप। SBI फोकस इक्विटी फंड 2000 की सिप। पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 लाख पहुंच गई है। सो मोहन जी, क्या पूछना चाहेंगे? हर्ष रुंगटा जी हैं हमारे पास, बताइए क्या है आपका सवाल? जी नमस्कार सर, मेरा ये था कि एक मिनट का पोर्टफोलियो रिव्यू करना था कि कैसा पोर्टफोलियो है, डिवर्सिफाई है या नहीं, फर्स्ट। और दूसरा क्वेश्चन था मैम कि ये जो इसमें 8000 के अमाउंट अभी बढ़ाना है, हाँ, तो किस स्कीम के जरिए बढ़ाया जाए? ठीक है, अभी 6 स्कीम्स हैं आपके पास, तो मुझे लगता है आपकी जी, एग्जिस्टिंग स्कीम में ही क्या इसी में बढ़ा बढ़ाना सकते है हैं? या कुछ और ऑन करने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, हमने आपकी स्कीम्स के नाम पढ़ दिए हैं और किस स्कीम में जी। आप 1000 का एडिशन करें, हर्ष जी से ही पूछते हैं। हर्ष, देखिए जरा, और पोर्टफोलियो ओवरलैप पर भी जानना चाह रहे थे मोहन जी। सो डिफेंस से जुड़े जी हुए मैम, हैं। ओवरलायर और SBI के जो फोकस इक्विटी फंड है, ये बेंच बार बीट नहीं कर रहा था, तो इसमें 2017 से इन्वेस्टेड हूँ। हाँ हाँ, ओके। तो आपको लग रहा है कि ये आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है अभी तक रिटर्न के मामले में? नहीं मैम, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बेंचमार्क कभी कभी हो सकता है कोई 2-3 सेक्टर ना चलने से फोकस में थोड़ा सा बेंचमार्क बीट नहीं कर पाता है। बट आने वाला दिन में क्या इसका अच्छा हो सकता है या कुछ इसी पर सलाह चाहते थे? क्या बात है मोहन जी, करने की जरूरत है। आपकी बातों से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। आपने से बेंचमार्क से जो है कंपेयर करके देखा और तब आप पूछ रहे हैं कि भाई सब ठीक है या नहीं है। बहुत अच्छी बात है मोहन जी, आप पूरा अपना होमवर्क करके निवेश कर रहे हैं। आप डिफेंस में हैं तो डिफेंस वाले थोड़ी मेहनत तो ज्यादा करते हैं और निवेश में भी ये मेहनत नजर आ रही है। हर जी प्लीज मदद कीजिए, मोहन जी के क्वेश्चंस बहुत वैलिड हैं। एक जो SBI फोकस इक्विटी को लेकर जो चिंता है, लेकिन उसके अलावा 1000 का जो अतिरिक्त निवेश करना चाहते हैं मोहन जी, 6 स्कीम्स ऑलरेडी हैं, इसी में से किसी को चुने। क्या 15 साल में 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना है मोहन जी को? सर देखिए, पहली बात, जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है एडिशनल 1000 रुपए, वो डेफिनेटली अपने जो आपकी स्कीम्स हैं उन्हीं में से जोड़े। सो कोटक मल्टी कैप में जहां आप 2000 रुपए कर रहे हैं, उसको बढ़ा के आप उसे 3000 कर सकते हैं। तो अगर और भी आगे बढ़ाना हो तो इसमें ही यही स्कीम में आप 5000 तक पक्का कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सारे आपको सारी सेक्टर्स में, सारे सेगमेंट्स में आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ओवरलैप थोड़ा बहुत है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये सारे में थोड़ा ओवरलैप है। बट मोहन जी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई भी बदलाव करने की जरूरत है आपको। जैसा है पोर्टफोलियो कंटिन्यू करें। आपका कंसर्न SBI फोकस इक्विटी फंड को लेके एकदम जायज है, और इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये कॉज ऑफ कंसर्न रहा है जहां इसका अंडर परफॉर्मेंस है। लेकिन SBI की जो टीम है, इन्वेस्टमेंट टीम, वो अच्छी है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये डेफिनेटली इस पे ध्यान देके इसका जो बदलाव करना होगा, ये जो इनकी जो स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, वो उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई भी बदलाव करने की जरूरत है। जो आपने ये भी पूछा कि एग्जिस्टिंग जो आपका 13,000 रुपए की SIP है, वो अगर 15 साल तक करते हैं क्या 1 करोड़ रुपए बनेगा? तो वेल, अगर 12% के हिसाब से अनुमान लगाते हैं तो करीबन 80 लाख रुपए बन जाएंगे। अभी आप 1000 रुपए ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, तो आगे जाते हुए जैसे जैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएंगे, आप बढ़ाइएगा। इनफैक्ट आप अभी अगर फील्ड पोस्टिंग पे है तो आपको फील्ड अलाउंस जो मिलता है, हमारा सुझाव हमेशा ये रहता है कि जब आपको ये फील्ड अलाउंस मिलता है, या जो भी डिफेंस की हमारी बातें सुन रहे हैं, जब आप पीस पोस्टिंग से जब आप फील्ड पोस्टिंग पे जाते हैं, आपको फील्ड अलाउंस मिलता है। सो हम हमेशा सारे डिफेंस पर्सनल को सजेस्ट करते हैं कि ये आप एक एक्स्ट्रा इनकम मान के चलें, और ये फील्ड अलाउंस को आप पूरी की पूरी SIP में इन्वेस्ट कर दें। आप 2 या 3 साल तक जहां फील्ड पे रहेंगे, इतनी SIP सिर्फ उतने के लिए आप बढ़ाइए, और जब आप वापस पीस पे आ जाएं, जब ये फील्ड अलाउंस आपको नहीं मिलता है, तो आप वो SIP फिर से बंद कर दें। तो ये क्या, एक बूस्टर का काम करता है।
आपकी अगर 15 साल की एसआईपी करनी है, उसके बीच में अगर आपने 2 बार अगर फील्ड पोस्टिंग ली और 2 बार आपके 2-2 साल की आपके अगर बूस्टर एसआईपी के रूप में आपने इसको कर दिया, तो एंड में सोचिए कॉर्पस कितना बड़ा बन सकता है। जो आपकी इनकम है वो तो आपको ऐसे भी आ रही है और उसमें आप खर्च ऐसे भी निकाल रहे थे। सो फील्ड अलाउंस मुझे लगता है उसे एक बूस्टर एसआईपी के तौर पे यूज करना चाहिए, और आपके पास ये मौका मिलता है आपको। जब आप खुद फील्ड पे होते हैं, खर्च वैसे भी कम होते हैं, तो क्यों ना ये फील्ड अलाउंस को हम एक बूस्टर की तरह यूज करें और एक बूस्टर डोज दें अपने पोर्टफोलियो को, ताकि एंड कॉर्पस में अचानक आपको एक बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। ग्रेट। सो अच्छा, आप बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं, आपने डिफेंस पर्सनल्स के साथ भी वर्कशॉप किया, इसलिए आपको ये पता है ये एक फील्ड अलाउंस, मैं पहली बार सुन रही हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने सबको बता दिया कि मोहन जी को फील्ड अलाउंस मिल रहा है, बताइए। बहुत इंटरेस्टिंग होता होगा जब आप जाते होंगे उनके बीच में जो देश की सेवा कर रहे हैं, और उनके बीच में आप अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। आई थिंक यू डूइंग ग्रेट जॉब हर्ष। बहुत अच्छा लगता है। और मोहन जी जैसे लोग देखिए, अभी वो 13,000 का निवेश छोटा नहीं है, अच्छा खासा कर रहे हैं, उनको उसको 14 पे ले जा रहे हैं। और हर्ष जी ने एक आइडिया भी दे दिया, अपनी फील्ड जो अलाउंस है उसको भी इसमें डाल दीजिए। सो 1 करोड़ जो है कहीं नहीं जा रहा है। मोहन जी बन जाएगा 15 साल में, पक्का बनेगा। एक और हम पोर्टफोलियो ले लेते हैं, विन ऑड्स के नाम से ये हैंडल है, पर इनका नाम है शशिधर शिवराम। और शिवराम जी का हैंडल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि विन ऑड्स जो है हमारे शो को रेगुलरली देखते थे और बहुत दिनों के बाद हमारी टाइमलाइन में आज नजर आए हैं। सो मुझे लगा कि चलिए इनके पोर्टफोलियो को तो जरूर एक बार डिस्कस कर लें। मोतीलाल ओसवाल के लार्ज कैप में ये 5,000 की सिप कर रहे हैं, और मोतीलाल ओसवाल के नैस्डैक फंड ऑफ फंड में 5,000 की सिप है। जेएम के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप है। सो 15,000 की सिप में निवेश है इनका। 10,000 की सिप और करना चाहते हैं, 6 साल का नजरिया है। सो एग्जिस्टिंग आपको कैसे लग रहा है? मोतीलाल ओसवाल का एक लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक फंड ऑफ फंड, और एक जेएम का फ्लेक्सी कैप। द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्कीम ऑफ द शो टुडे, जेएम फ्लेक्सी कैप यहां पर भी नजर आ रहा है। सो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? 3 स्कीम्स हैं और 10,000 को और निवेश भी करना है इनको। प्रियंका, मुझे मोतीलाल ओसवाल की जो फंड ऑफ फंड है वो स्कीम का नाम नहीं सुनाई दिया, और इनफैक्ट अचानक नेटवर्क मेरे ख्याल से बहुत खराब है, तो आज कुछ टेक्निकल ग्लिच है, शायद आप भी मुझे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको देख पा रही हूँ। मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप है हर्ष जी इनके पास। मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक एफओएफ फंड ऑफ फंड है, और जेएम का फ्लेक्सी कैप है। ओके, नैस्डैक 100, ओके, गॉट इट। ओके, सो आई थिंक डिसेंट है, मतलब इनका एक लार्ज कैप इंडियन में हो गया, नैस्डैक 100 हो गया जो इंटरनेशनल नैस्डैक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और जेएम फ्लेक्सी कैप थोड़ा लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो। इंडियन अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं, नैस्डैक के तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो गया जो कंटिन्यू करेगा, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है बंद करने के लिए। लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप ओरिएंटेड है। अगर आप चाहें जो फ्रेश आप और इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, या चाहे ये और फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे हैं, ये एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जरूर जोड़ सकते हैं। सिर्फ एलोकेशन देख लीजिएगा, लार्ज कैप में थोड़ा बढ़ाइए या तो फ्लेक्सी कैप में बढ़ा दीजिए, और मिड कैप एक आप जोड़िए 5,000 रुपीज के लिए, तो आपके पास लार्ज एंड मिड कैप हो जाएगा, एक फ्लेक्सी कैप होगा और एक इंटरनेशनल फंड हो जाएगा। ओके, सो आई गेस मैंने विनऑट की जगह शशिधर जी का ले लिया और कह दिया ये विनऑट का पोर्टफोलियो है। सो क्या मैं विनऑट का पोर्टफोलियो ले आऊं आपके सामने? वैसे मोहन जी ने हमें थैंक यू भेजा है। मोहन जी, आई एम सो सॉरी, उन्होंने ना 8,000 बोला था, जैसे मैंने 1,000 सुना, 1,000 सुना। सो आई गेस चलिए, बहुत अच्छा, आप 8,000 और निवेश बढ़ा रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो भी आप एग्जिस्टिंग ये 6 स्कीम्स में ही बढ़ाइए, राइट हर्ष? That's right. So कोटक मल्टी कैप में ये 4,000 से बढ़ा दें, और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड इनके पास है, उसमें 4,000 बढ़ा दें। ठीक है। सो 8,000 तो बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है, जरूर कर दीजिएगा इनमें। विनऑट्स का मैं पोर्टफोलियो ले आती हूँ क्विकली हर्ष। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 5,000 की सिप, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड 5,000 की सिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 5,000 की सिप, पीजीआईएम का इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड 5,000 की सिप, ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ एफओएफ ये भी 5,000। 5 साल का नजरिया है, जब मार्केट गिरता है तो ये लमसम भी करते हैं। सो वेरी क्विकली विनोद जी के भी पोर्टफोलियो को ले लेते हैं। एक चीज तो प्रियंका, आप जिस रफ्तार में बोलती हो, जिस हिसाब से मैं लिखना पड़ता है मुझे, मैं सॉरी, मैं आपके लिए लिख करके सामने भी हम देते हैं। क्योंकि मुझे लगा मैं अभी बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ हर्ष, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने आपको कहा था हम 5 बजे शो रैप अप कर देंगे और 5 से ज्यादा हो गए, तो मैं वरिड हूँ। आप कहेंगे प्रियंका मुझे बहुत देर तक रोकती है, मैं अगली बार से आऊंगा नहीं। सो मैं एक बार स्लोली पढ़ती हूँ।
निप्पॉन इंडिया नहीं, मैंने अभी लिख लिया अभी मैं, मतलब मैं 1 घंटे से मुझे आदत, अभी प्रैक्टिस अच्छी हो गई। आप जितना तेज बोल रही है, अभी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000, आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, पीजीआई मिड कैप एंड ग्रो का वो बहुत लंबा नाम था तो वो नहीं समझ में आया, बट ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ओके गुड। ओके, सो वेल, अगर हम देखें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक लार्ज कैप ओरिएंटेड हो गया, पीजीआई मिड कैप ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ठीक है, तो 5-5 हजार इन तीनों स्कीम में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी फंड आई एम अज्यूमिंग इनका जो हैंडल है, जिस हिसाब से विंड नॉट्स नाम है, तो आई एम श्योर ये एक यंग डायनामिक टेक सेवी पर्सन होंगे, तो टेक्नोलॉजी इसके लिए ऐड किया। आई एम जस्ट अज्यूमिंग, कई बार हमें इस मीडियम के थ्रू जहां हम लोगों से रूबरू नहीं हो पाते तो हमें प्रोफाइल बनानी होती है, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये टेक्नोलॉजी फंड सेक्टर को समझते हैं, तो इफ दैट इज ट्रू प्लीज कंटिन्यू करें। मुझे पर्सनली ये ईवी सेक्टर पर्सनली मुझे अभी लगता नहीं है कि, एंड आई डोंट हैव विजिबिलिटी क्वाइट ऑनेस्टली, कि ईवी सेक्टर में पैसे कौन बनाएगा। मतलब ईवी बहुत पॉपुलर होने वाला है। एक मेरा थोड़े टाइम पहले किसी से डिस्कशन हो रहा था कि ईवी या हाइड्रोजन बेस्ड कार्स, सो क्या ईवी में कैसे पैसे बनेंगे और कौन पैसे बनाएगा? ऑटोमोबाइल कंपनीज बनाएंगी या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रिचार्जिंग वाले बनाएंगे या बैटरी ऑपरेटर्स बनाएंगे? हम ये कोशिश कर रहे थे समझने की कि ईवी में पैसा कौन बनाएगा। तो मुझे उसे कोई क्लैरिटी आई नहीं, और मुझे एक परसेप्शन मिला, एक पर्सपेक्टिव मिला कि कई कंट्रीज हैं जो हाइड्रोजन की तरफ रिसर्च चल रहा है, दैट इज मच क्लीनर फ्यूल एंड मच इकोनॉमिकली वायबल फ्यूल, तो शायद हाइड्रोजन की तरफ होगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा व्यू आउटलुक ईवी सेक्टर पे अभी कुछ है नहीं, आई एम नॉट एबल टू गिव एनी सजेशन ऑन दैट। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर सेक्टर पे पॉजिटिव हैं तो कंटिन्यू करें। अगर मेरी तरह थोड़ा भी डाउट है तो प्लीज आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो आपके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, आप चाहिए तो एक मल्टी कैप ऐड कर लीजिए, आपके पास एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड की ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आई एम नॉट पर्टिकुलरली क्लियर, मुझे आउटलुक क्लियर नहीं है तो मैं अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन अगर आपका व्यू क्लियर है तो प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, सो विनोद, थोड़ा सा ईवी को लेकर के हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि अभी वो व्यू फॉर्म नहीं कर पाए इस पर, सो इफ यू आर क्लियर गो अहेड, नहीं तो हमारे एक्सपर्ट अभी कह रहे हैं थोड़ा सा इसको लेकर के वो एक तरह से कॉशियस आपको एडवाइस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हर्ष, सॉरी मैंने आपका ना जितना टाइम मांगा था उससे 7 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन थैंक यू सो मच, बिकॉज यू नो आई थिंक आप जिस तरह से आंसर कर रहे हैं, अगर एक मोहन जी का क्वेश्चन आ रहा है और एक विनय जी का क्वेश्चन आ रहा है तो केवल मोहन और विनय ही उससे फायदा नहीं उठा रहे, और भी निवेशक को निवेश करने का तरीका पता चल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस टुडे। माय प्लेजर, थैंक यू। ओके, सो आज के शो को यहीं रैप अप करते हैं। जैसा मैंने कहा, अपने टाइम लिमिट को मैं क्रॉस कर चुकी हूँ। अपने सवाल पहुंचाते रहिए, अपना प्यार हमारे शो को देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। मेरी सिप मेरा सवाल।